नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं पूरी डिटेल के साथ। एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन के साथ हम इन सवालों को कवर करते हैं, जिससे आपके पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक बन सके। इन क्वेश्चन की पूरी डिटेल यहां पर आपको मिलती है, जिससे प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी आप कर सकें। और हर सेक्शन के हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, साथ साथ में प्रीवियस ईयर की जो लैंग्वेज होती है वो भी आपको इस सीरीज में मिल जाती है। ये हमारी इस सीरीज की 220वीं क्लास है। अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के ऊपर हमारी कुछ मास्टर वीडियोस भी बनी है, जिसमें आप एक एक मास्टर वीडियो से पूरे 500 क्वेश्चंस का रिवीजन एक साथ कर सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा वाला गलत है चलिए देखते हैं। पहला, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल जो माना जाता है भारत में, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को कहते हैं। इसमें से 1500 ईसा से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ये जो वैदिक काल था पूरा, ये आपकी एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस वैदिक सभ्यता से पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। दूसरा, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। यह भी आपका बिल्कुल सही है। आर्यों के द्वारा जो सभ्यता बनाई गई उसी को कहा गया वैदिक सभ्यता। ठीक है। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों का समाज मातृ प्रधान था। यह आपका गलत हो जाएगा। जो आर्यों का समाज था, यानी जो वैदिक समाज था, यह आपका पितृ प्रधान था। ठीक है। इसमें समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे कुल या परिवार कहते थे, और इसका जो प्रमुख होता था वो पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। तो इसको आपने ध्यान रखना है। जो वैदिक समाज था वो मात्र सत्तात्मक नहीं था। ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। देखिए, आर्यों का सबसे पसंदीदा जो पशु था, जो सबसे इनको पसंद था, वो घोड़ा था। गाय को ये सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे, तो सबसे पवित्र पूछेगा तो गाय थी, और प्रिय जो था वो इनका घोड़ा था। ठीक है। तो ये भी आपका सही है। आपको पूछा है गलत कौन सा है, ऑप्शन सी यहां पर गलत है। क्यों गलत है, हमने उसको भी यहां पर देखा। साथ में एक और चीज, जो हमारा सेकंड चैनल है ट्रेंडिंग जीके, उसमें हमारी लूसेंट की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी। कुछ कारणों की वजह से उसमें काफी समय से वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन अब जल्द ही उसमें दोबारा से शुरू करेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता को हमने कवर कर लिया था, प्राचीन भारत के इतिहास को हमने कवर कर लिया था, पाषाण काल को कवर कर लिया था। जो हमारा अगला वीडियो उसमें होना है वो वैदिक सभ्यता के ऊपर ही होना है, जिसमें हम इन सभी बातों को और ज्यादा डिटेल से कवर कर जाएंगे। उस चैनल में हमारी लूसेंट बेस्ड सीरीज चल रही है, जिसमें हम पूरी लूसेंट को सिंपल, सरल और आसान तरीके से कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारी उस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। उसके ऊपर लूसेंट की हमारी 5 क्लासेस ऑलरेडी बन चुकी है, उनको आप देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में यहां पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। देखिए, मौर्य काल जब चल रहा था, अशोक ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो बौद्ध धर्म उस समय देश का नंबर 1 धर्म बन गया था। बौद्ध धर्म के बाद वापस से हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो शुंग वंश को जाता है। शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, इसके द्वारा जो अंतिम मौर्य शासक था, जिसका नाम था बृहद्रथ, इसकी हत्या करी गई और मगध के ऊपर यानी भारत के ऊपर शुंग वंश की स्थापना हुई। इसी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे, और इन यज्ञों का उल्लेख हमें अयोध्या लेख में मिलता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन आता है किसकी मदद से इन्होंने यह यज्ञ करवाए थे। तो इनके जो पुरोहित थे उनका नाम भी पूछा जाता है। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तीसरी चीज याद रखना, जो मनु स्मृति है किस काल में लिखी गई? तो मनु स्मृति पुष्यमित्र शुंग के काल में ही लिखी गई।
अब क्योंकि इसके द्वारा हिंदू धर्म को दोबारा से स्थापित किया गया, पुनर्जीवित किया गया, तो क्वेश्चन आता है संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान किसके काल में हुआ, तो भी आप पुष्यमित्र शुंग को याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, सवाल बन जाता है कि किसकी मदद से अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, किसकी हत्या इन्होंने करी थी, तो बृहद्रथ की करी थी। शुंग वंश स्थापित हुआ। शुंग वंश का जो अंतिम राजा था वो देवभूति था, और इस देवभूति की हत्या इनका जो आमत्य था जिसका नाम था वासुदेव, इसने कर दी थी और मगध के ऊपर कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही ढंग से मिलाएं। एक तरफ बिंदु दिए हैं भारत के दूरस्थ बिंदु और दूसरी तरफ स्थान। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, यानी पहले का आंसर होगा सी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट, यानी दूसरे का आंसर हो जाएगा बी। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है भारत का? सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु है, आपका तीसरे का हो जाएगा ए। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो कि गुजरात में है, चौथे का हो जाएगा डी। तो सी बी ए डी यहां पर आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, लेकिन कई बार मिलान करने में या मिलान करते वक्त एग्जाम की वजह से या एग्जाम के प्रेशर की वजह से ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं। तो अभी तक आपसे केवल सीधा पूछता था भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बताइए, अब आपसे ऐसे मिलान करने को आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कौन सा एक महान कूटनीतिज्ञ था? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक था, इसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी गई। सवाल आता है किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। अभी तक सवाल केवल इतना बनता था कि वे नवरत्नों के नाम बता दीजिए या किसके दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, या फिर ऐसे बन जाता था कि कौन उसमें शामिल था, कौन नहीं था। अब उन नवरत्नों का संबंध किस क्षेत्र से था, यह सवाल भी आपसे बनने लगे हैं। यहां पर पूछा गया है कि उनमें से कौन एक महान कूटनीतिज्ञ था। सही आंसर हो जाएगा घटकरपर, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। यह उस समय का एक प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, इनके जो नवरत्न थे उनमें जो सबसे फेमस था उसका नाम था कालिदास। तो इनके दरबार में महान कवि कौन है नवरत्नों में? वो कालिदास है। ठीक है, इनके दरबार में नवरत्नों में दूसरे नंबर जो था वो धन्वंतरी था। धन्वंतरी कौन थे? ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, इन्हीं के दरबार में तीसरे नंबर पर आते हैं, इनका नाम भी लिखते हुए चलें और क्षेत्र भी, वराह मिहिर। वराह मिहिर एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक है, चौथे नंबर पर जो चौथे नवरत्न थे विक्रमादित्य के, उनका नाम है अमर सिंह। ये एक डिक्शनरी निर्माता थे। ठीक है, यानी शब्दकोश निर्माता। पांचवें नंबर पे आते हैं शंकु। ये एक प्रसिद्ध उस समय के वास्तुकार थे। इसके बाद आते हैं शपणक, ये एक फेमस एस्ट्रोलॉजर थे उस समय के। फिर आते हैं वर रुचि, ये एक व्याकरणिक थे उस समय के। ठीक है, और फिर आते हैं वेटल भट्ट जो कि एक फेमस मैजिशियन थे, जादूगर थे। ठीक है, तो ये इनके नवरत्न थे। किसका संबंध किससे है पूछा जा सकता है। वर रुचि कौन थे? व्याकरणिक थे। जो शपणक है ये एस्ट्रोलॉजर था। शंकु वास्तुकार था। घटकर पर आपका कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट दिए हैं, चलिए देखते हैं कौन सा वाला सही है। पहला, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण चित्तौड़ में किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, सवाल आता है जो आपका विजय स्तंभ है या कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया? राणा कुंभा। इसका निर्माण उन्होंने मेवाड़ विजय की स्मृति में करवाया था। गलत हो जाएगा, मेवाड़ की ही राजधानी होती थी चित्तौड़। जो राजा राणा कुंभा थे इन्होंने मालवा को उस समय जीता था। मालवा यानी आपका जो मध्य प्रदेश वाला पूरा इलाका। तो मालवा का जो शासक था उस समय महमूद खिलजी उसका नाम था, उसको पराजित किया, मालवा को जीता और उसी स्मृति में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बनवाया। सेकंड वाला गलत है, पहला वाला आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, रायचूर दोआब निम्नलिखित में से किन किन साम्राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था?
देखिए, रायचूर दोआब की बात करते हैं। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। जो रायचूर दोआब आपका पड़ता है, ये किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के तट पर या उनके मध्य में यह स्थित है। ठीक है। रायचूर दोआब को लेकर के किन किन के बीच में संघर्ष होता था? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने कई बार डिटेल से बात करी है और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी बना हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है वह हरिहर और बुक्का के द्वारा की जाती है। दोनों सगे भाई थे। इन दोनों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। राजा तो दोनों में से एक बनेगा। राजा बना था हरिहर। विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजा था वो हरिहर था। इसे हरिहर प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसी हरिहर प्रथम के काल में बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष यहां पर शुरू होता है। बहमनी साम्राज्य जो आप देखते हैं 1347 में स्थापित हुआ था। विजयनगर साम्राज्य पहले बन चुका था, तो दोनों के बीच शुरुआत से ही संघर्ष शुरू हो चुका था। इसी हरिहर प्रथम के काल में दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो यही रायचूर दोआब था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन बन सकता है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में संघर्ष किसके काल में प्रारंभ हुआ? हरिहर प्रथम। संघर्ष का कारण क्या था? तो जो बहमनी वंश का संस्थापक था, उसी समय बहमनी वंश नया नया बना था, उसका जो संस्थापक था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, उसने इस रायचूर दोआब पर, रायचूर का किला भी इसको कहते थे, इस पर अधिकार कर लिया था और वहीं से फिर संघर्ष की शुरुआत होती है जो लगभग 200 सालों तक चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? देखिए, वेशनगर का जो ये गरुड़ स्तंभ लेख है आपका कहां से मिला है? ये मिला है हमें विदिशा से, मध्य प्रदेश से मिला है। विदिशा के नजदीक पड़ता है बेसनगर, वहां से हमको ये गरुड़ स्तंभ लेख मिला है। यह स्तंभ लेख जो है भागवत धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भागवत धर्म का पहला ज्ञात अभिलेख साक्ष्य जो है वो इसी अभिलेख को, इसी स्तंभ लेख को माना जाता है। ठीक है, किसका है यह? जो एक यवन राजदूत था हेलियोडोरस, उसका यह अभिलेख है। इसमें यह बताया गया है कि उसने भागवत धर्म को ग्रहण कर लिया था और उसके बाद उसने इस स्तंभ की स्थापना करी थी। आता है वेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख या हेलियोडोरस का जो स्तंभ लेख है वो किससे संबंधित है? भागवत धर्म या वैष्णव धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। लगभग 110 ईसा पूर्व का अभिलेख इसे माना गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। चलिए देखते हैं दोनों में से कौन सा आपका गलत है और कौन सा आपका सही है विकल्पों के अनुसार। कथन क्या है? हुमायूं का पहला सैनिक अभियान कालिंजर के विरुद्ध था। कुछ ही दिन पहले हमने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हुमायूं के बारे में डिटेल से बात करी। हुमायूं के अभियानों को हमने देखा था। हुमायूं का पहला सैन्य अभियान जो था वो 1531 में उसने किया था। किसके विरुद्ध किया था? कालिंजर के विरुद्ध किया था। तो ये आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। जो अभिकथन है वो तो सही है। कारण क्या है? कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव को अफगानों के प्रति सहानुभूति थी। देखिए, कारण भी सही है। हुमायूं ने राजा बनने के बाद सबसे पहले कालिंजर पर अभियान किया। इसका मुख्य कारण यह था कि जो वहां का राजा था प्रताप रुद्रदेव, वो अफगानों के प्रति उसका झुकाव साधा था। और क्योंकि अभी अभी बाबर ने मुगल साम्राज्य को स्थापित किया है, अफगानों को हराया है, तो हुमायूं के लिए मुख्य चुनौती अभी क्या थे? वो अफगान थे। तो ऐसे में कोई भी अफगानों का साथ दे वह मुगलों का डायरेक्टली दुश्मन हो गया और इसीलिए उसने पहला आक्रमण इसी कालिंजर के किले पर किया था। क्योंकि उसे यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो अफगान है महमूद लोदी, वो इसी रुद्रदेव की सहायता से आक्रमण करने के लिए यहां पर आ रहा है, जौनपुर की तरफ वो बढ़ रहा है। ठीक है, हालांकि कालिंजर को जीत नहीं पाया था, यह अभियान असफल हो गया था। हुमायूं को वापस लौटना पड़ा था, जिसके बारे में डिटेल में हमने हुमायूं वाले वीडियो में बात करी है। यहां पर आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी इसकी सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों में सम्मिलित नहीं था? नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में बनी थी? नेहरू रिपोर्ट बनी थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1928 में एक कमेटी बनाई गई थी, मई 1928 में, जिस कमेटी का जो प्रमुख थे वो मोतीलाल नेहरू थे।
और इसी कमेटी की सिफारिशों पर एक रिपोर्ट आई 1928 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। कब आई? 1928। जो ये नेहरू रिपोर्ट है, जो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी, इस नेहरू रिपोर्ट को भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना, वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा गया? वो थी नेहरू रिपोर्ट। इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसमें क्या क्या सिफारिशें करी गई थी? इसमें डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था अंग्रेजों से, सही है। इसमें मूल अधिकारों की बात कही गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज की बात नहीं कही गई थी। डोमिनियन स्टेटस का यहां पर दर्जा मांगा गया था कि हम रहेंगे आप ही के अधीन, लेकिन जो हमारा लोकल शासन है वो हमें चलाने दिया जाए। लेकिन पूर्ण स्वराज की इसमें मांग नहीं थी, जिसका विरोध जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। और इसी विरोध के चलते, क्योंकि 1928 में यह रिपोर्ट आई थी, डोमिनियन स्टेटस यहां पर मांगा गया, जिसका विरोध दोनों नेताओं ने किया, क्योंकि वो पूर्ण स्वराज की मांग यहां पे कर रहे थे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन कर दिया था। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज यहां पर नहीं मांगा गया। बाद में गांधी जी के द्वारा हस्तक्षेप किया गया दोनों को मनाने के लिए, और यह कहा गया कि अगर 1 साल के भीतर अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया तो अगले वर्ष से हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और हुआ ऐसा ही, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाने लगी कांग्रेस अधिवेशनों के द्वारा। ठीक है, भारत का एक संघ होगा, यह भी आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा और क्या क्या सिफारिशें यहां पर करी थी? जो अंतिम उस समय सर्वोच्च कोर्ट होता था, अंतिम अपीलीय न्यायालय होता था, वो ब्रिटेन में होता था। तो इसमें कहा गया था कि उसे भारत में लाया जाए, सिंध को मुंबई से अलग कर दिया जाए, जो सिंध प्रांत है उसे बंबई से अलग कर दिया जाए और एक नया प्रांत बनाया जाए। मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत जो पृथक निर्वाचन शुरू किया गया है उसको भी खत्म कर दिया जाए, इस समिति की सिफारिशों में कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा वाला गलत है वो आपने बताना है। पहला है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। जो अविश्वास प्रस्ताव होता है यह केवल लोकसभा में ही आता है। ठीक है, क्योंकि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा। तो जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है इसे केवल कहां लाया जाएगा? लोकसभा में। पहला कथन आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आर्टिकल 75 में इसका उल्लेख किया गया है और लोकसभा का जो एक नियम है 198 उसमें पूरी प्रोसेस को बताया गया है। ठीक है, दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक बात याद रखना, कथन वाले क्वेश्चन में बनता है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण क्या बताना आवश्यक है या नहीं। तो ध्यान रखना, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तो ही आप ला सकते हैं। एक सवाल यह भी आया था पेपर में कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, सरकार गिर जाती है। ठीक है, दूसरा, यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो भी वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट दे सकेंगे, यह आपका गलत हो जाएगा। अगर देखिए, आमतौर पर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा से ही बनते हैं, लेकिन यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से है यानी उच्च सदन से है तो उनका केवल एक नुकसान यहां पर होता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है वो उसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस सदन के सदस्य नहीं है। तो सेकंड वाला कथन क्या है आपका? गलत है। आपको बताना है सही कौन सा है। हमने देखा पहला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, सवाल ऐसा भी आता है कि जब प्रधानमंत्री राज्यसभा से होता है तो क्या होता है? ऑप्शन देता है आपको कि वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, वहां पर जाकर के वोट नहीं दे सकता, या लोकसभा में बोल नहीं सकता। तो बोल भी सकता है, भाग भी ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता अविश्वास प्रस्ताव के समय। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाती है तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक के कितने दिनों तक प्रभावी रहेगी? देखिए, वित्तीय आपातकाल हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 360। इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है कि वित्तीय आपातकाल या तो पूरे भारत में या भारत के किसी भाग में लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसकी अवधि कितनी होती है? इसकी अवधि वहां पर उल्लेखित नहीं है। एक बार लागू हो जाए तो अनिश्चित काल तक ये रहती है, जब तक इसे हटा ना लिया जाए। ठीक है,
लेकिन एक कंडीशन है कि अगर एक लोकसभा के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया गया, तभी वो लोकसभा खत्म हो गई, विघटित हो गई, उसका कार्यकाल खत्म हो गया, तो जो नई लोकसभा आएगी उसकी पहली बैठक के 30 दिन के अंदर अंदर ये प्रभावी रहेगा, उसके बाद नहीं रहता। अगर वो अनुमोदित कर दे या वो भी दोबारा से लागू कर दे तो फिर आगे ये बना रहेगा, अदरवाइज 30 दिन में वित्तीय आपात समाप्त हो जाएगा। ठीक है, शुरू में जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो ये 2 महीनों के लिए होता है और 2-2 महीना करके आप इसे कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नई वाली लोकसभा भी इसे बढ़ा सकती है 2-2 महीना करके, लेकिन अगर नहीं बढ़ाती है तो 1 महीने का ही इसका टाइम होता है। नेक्स्ट है, पंचदोआब निम्नलिखित में से किस एक का विशिष्ट लक्षण है? देखिए, पंचदोआब यानी 5 दोआब हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? ये हमें पंजाब हरियाणा के मैदान में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जब हमने इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल में देखा था, उसमें हमने भारत के पश्चिमी मैदान को देखा, जिसमें सिंधु का मैदान देखा, हमने पंजाब हरियाणा का मैदान देखा, राजस्थान का मैदान देखा। पंजाब हरियाणा का मैदान जब हमने बात करी तो इस क्षेत्र में जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, उनके द्वारा जो बनाया गया मैदान है उसी को कहा जाता है पंजाब हरियाणा का मैदान। 5 दोआब यहां पर बने हुए हैं। वे 5 दोआब किन किन नदियों के बीच हैं वो पूछ लिया जाता है, जिसमें एक दोआब है आपका बिस्ट दोआब। तो नाम से बता देंगे बिस्ट, तो बा से क्या हो गया ब्यास, और एसटी लास्ट में जो है उससे हो गया सतलज। तो सतलज और ब्यास के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? बिस्ट दोआब। इसी प्रकार आता है बारी दोआब। तो बा से आपका क्या हो जाएगा ब्यास और री से हो जाएगा रावी। तो बारी दोआब किस किस के बीच में है? ब्यास और रावी। इसी प्रकार तीसरा दोआब है रचना दोआब। रचना से क्या हो जाएगा आपका? रा से हो जाएगा रावी और चना से हो जाएगा चिनाब। तो रावी और चिनाब के बीच में कौन सा दोआब है? रचना दोआब। इसी प्रकार एक है आपका चज दोआब। चा से चिनाब और जा से झेलम। तो झेलम और चिनाब के बीच के दोआब को कहते हैं चज दोआब। ठीक है, और चौथा हमारा जो 5वां है वो है सिंधु सागर दोआब, जिसमें आपके झेलम भी है, चिनाब भी है और सिंधु भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप यहां पर माना गया है वो है आपका मध्य अंडमान। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कई सारे द्वीपों का वो समूह है, जिसमें उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, इस प्रकार कई सारे हैं। इनमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मध्य अंडमान है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? वो पोर्ट ब्लेयर है। और ये किस द्वीप पर है? ये दक्षिणी अंडमान पर है। ठीक है, जो फेमस सेलुलर जेल है वो भी कहां है? दक्षिणी अंडमान पर। नेक्स्ट है, 1857 किसकी रचना है? देखिए, 1857 की क्रांति के ऊपर कई सारे किताबें लिखी गई हैं, कई सारे कथन कहे गए हैं जो कई बार पूछे जाते हैं कि यह स्टेटमेंट किसका है, यह पुस्तक किसकी है। 1857 की क्रांति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जिस पुस्तक का नाम है 1857, और इस पुस्तक को किसने लिखा है? जो सरकारी इतिहासकार थे उनका नाम है SN सेन, इनके द्वारा लिखी गई है। इनका एक फेमस स्टेटमेंट भी है जो काफी ज्यादा पूछा जाता है कि जो कुछ भी धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। किसने कहा था? SN सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? यानी बाद में सरकार ने पूरा राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखने का कार्य किसको दिया था? SN सेन को दिया था। ठीक है, VD सावरकर की बात करें तो इनकी भी एक फेमस पुस्तक है जो पेपर में आती है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। किसकी है? इन्हीं की है, VD सावरकर। नेक्स्ट है, किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो यहां शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। यूरोपियों की तुलना किसने करी थी मधुमक्खियों के साथ? ये करी थी बंगाल का जो उस समय स्वतंत्र नवाब था, अलीवर्दी खान। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो अलीवर्दी खान था आपका, इसने एक युद्ध लड़ा था। 1740 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था गिरिया का युद्ध। उस समय बंगाल का जो नवाब था उसका नाम सरफराज था। तो गिरिया का युद्ध हुआ 1740 में बंगाल के नवाब सरफराज और बिहार का जो उस समय सूबेदार था अलीवर्दी खान, इनके बीच में। इस युद्ध में अलीवर्दी खान जीत जाता है और बंगाल का नवाब बन जाता है।
जब सिराजुद्दौला नवाब बना वो इसी अलीवर्दी खान के बाद बना। ठीक है, तो अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब कब बना, किसको हराकर बना, वो हमने देखा। इसी ने यूरोपियों की तुलना जो करी थी वो मधुमक्खियों से करी थी और कहा था कि अगर इनको छेड़ा ना जाए तो ये अच्छे बने रहेंगे, शहद देंगे, और अगर छेड़ दिया तो आपको काट काट कर मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, तथ्य दिया है कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से जोड़ा जाता है, और कारण दिया है लाला लाजपत राय ने कहा कि यह ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए बनाई गई थी। देखिए, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया किसने था, यह दिया था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय के अनुसार जो कांग्रेस है वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तहत बनाई गई। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी यह है कि जो किसी भी सरकार के विरुद्ध या किसी भी चीज के विरुद्ध जो आपका गुस्सा है वो एक साथ न फूटे, उसके लिए धीरे धीरे उसको निकालना आवश्यक होता है। तो अंग्रेजों ने यही किया था कि जनता का जो गुस्सा था, जैसे 1857 में एक साथ सरकार के विरुद्ध फूटा तो अंग्रेजों को काफी ज्यादा दिक्कत वहां पर हुई। तो उन्होंने कोशिश करी कि जो गुस्सा है ये कांग्रेस के माध्यम से धीरे धीरे कम होता रहे, ये बात कही थी लाला लाजपत राय ने। तो कांग्रेस की स्थापना को लेकर सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत भी जोड़ा जाता है, सही है। और लाला लाजपत राय ने यह सिद्धांत दिया था और कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए कांग्रेस बनाई गई थी और सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के तहत बनाई गई। तो पहला भी सही है, तथ्य भी आपका सही है और कारण भी आपका सही है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। देखिए, सुरक्षा के लिए मराठों के जो राजस्व दावे होते थे उसे चौथ कहा जाता था। यानी सुरक्षा के तौर पर मराठे कौन सा कर लेते थे, सिंपल सा क्वेश्चन ये है, चौथ कर वे लेते थे। ठीक है, जो छत्रपति शिवाजी थे उनका जो पूरा साम्राज्य था वो दो भागों में बटा होता था। बेसिकली मराठाओं का जो साम्राज्य था वो दो भागों में बटा होता था। एक भाग को वे स्वराज कहते थे और दूसरे भाग को वे मुगतई कहते थे। मुगतई या मुल्क एक कादम, जहां पर मराठाओं का डायरेक्ट शासन होता था उसे स्वराज कहा गया, और जहां पर मुगलों का अधिकार है लेकिन मराठे उस पर दावा करते थे कि यह हमारा इलाका है, उसे मुगतई कहते थे। तो मुगतई वाले इलाकों से कि मराठे वहां पर आक्रमण ना करें, उनका नुकसान ना करें, इसके लिए वे जनता से टैक्स लेते थे, जिसको चौथ कहा जाता था। ठीक है, आक्रमण न करने के बदले ये कर लिया जाता था, 1/4 यह कर होता था। जो स्वराज क्षेत्र है जहां पर मराठों का डायरेक्ट शासन था वहां से कर नहीं लेते थे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे भारत का है भारत रत्न और पाकिस्तान का है निशान ए पाकिस्तान, पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है। तो देखिए, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, वो पाने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे, वे थे अब्दुल गफार खान। ठीक है, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से थे। पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, दोनों पाने वाले पहले भारतीय और एकमात्र भारतीय थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई को 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला निशान ए पाकिस्तान, और 1991 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, जितने भी प्रधानमंत्री रहे देश के, उनमें सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री भी कौन थे, मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है, चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा था। देखिए, चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था, 1303 में किया था। मेवाड़ के ऊपर उसने आक्रमण किया, यहां की राजधानी है चित्तौड़। उस समय यहां के राजा कौन थे, राणा रतन सिंह थे, उन्हीं की पत्नी थी पद्मावत। तो काफी प्रसिद्ध ये आक्रमण था। चित्तौड़ को उसने जीत लिया था और चित्तौड़ को जीतने के बाद उसका जो बेटा था खिज्र खान, उसको उसने चित्तौड़ का सूबेदार बनाया और चित्तौड़ का नाम रख दिया था खिजराबाद। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने बेटे के नाम पर उसने ये रखा था और उसी को यहां का शासक बनाया था। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों की सीमा निर्धारित करती है, यानी किन दो देशों के बॉर्डर को हिंडनबर्ग रेखा कहा गया है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय रेखा है हिंडनबर्ग रेखा, किस किस के बीच है, जर्मनी और पोलैंड। इसी प्रकार एक लाइन है जिसे कहते हैं मैगिनॉट लाइन, ये किस किस के बीच में है, मैगिनॉट लाइन आपके जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे कवर किया। अतिरिक्त तथ्यों के साथ हमने इन क्वेश्चन को देखा, कोशिश करी पूरी डिटेल में इन सवालों को यहीं पे कवर करें और
चीज़ों को लिंक करके कवर करें, जिससे आपको सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएं, रटने की आवश्यकता आपको ना पड़े। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।